नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में हम रोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। तमिलनाडु के चेन्नई में 26 से 30 मई तक नेशनल मुआय थाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हरियाणा टीम कोच सोमवीर के नेतृत्व में 26 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से 7 खिलाड़ियों ने स्वर्ण, 3 ने रजत एवं 6 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। सभी खिलाड़ियों का अकादमी में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रतियोगिता के बारे में कोच सोमवीर वशिष्ठ ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिले में 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य पदक जीते। उन्होंने बताया कि कार्तिक, लविश, ऋषभ व खुशहाल ने स्वर्ण पदक, उषा ने रजत तथा नेहा व सीमा ने कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया। और इस प्रतियोगिता में सूरज, तमन्ना, करिश्मा व प्रिया का शानदार प्रदर्शन रहा। विजेता खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए राहुल प्रताप राणा ने कहा कि हमें शिक्षा के साथ साथ खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, इससे हमारा शारीरिक व मानसिक विकास होता है। कोच सोमवीर वशिष्ठ व मुआय थाई एसोसिएशन भिवानी के अध्यक्ष मुकेश तंवर ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैंने नेशनल चैंपियनशिप में 60 केजी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और मैं अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आगे मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रायल दूंगा। मेरा नाम लविश है, मैं बैंक कॉलोनी भिवानी में रहता हूँ। मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है चेन्नई से। मैं किसका धन्यवाद करना चाहोगे बेटा? क्या मैं माता पिता का धन्यवाद करना चाहूँगा, कोच साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने मेरे को खिलाया। वर्ल्ड चैंपियन के लिए ट्रायल किया। क्या नाम है? मेरा नाम उषा है, मैं पचेना गांव डिस्ट्रिक्ट भिवानी से हूँ और मैंने चेन्नई में, तमिलनाडु चेन्नई में मुआय थाई गेम की थी नेशनल में और सिल्वर मेडल है। सर का धन्यवाद। और मैं अपने माता पिता गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे इतना काबिल बनाए और आगे मैं वर्ल्ड चैंपियन तक जाना चाहती हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है, मैं भिवानी से हूँ और मैं सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर ने मेरे को इतना खिलाया और नेशनल तक पहुँचाया मेरे को, और माता पिता का धन्यवाद करना। मेरा नाम ऋषभ है, मेरे पापा का नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं टाणा नरसान के गाँव का हूँ और मैं 45 केजी में नेशनल में गोल्ड मेडल लेके आया। क्या कहना चाहोगे? मैं अपने गुरुजनों और माता पिता का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ तक खिलाया मेरे को। मेरा नाम कार्तिक है और मैं यहाँ पर भिवानी में रहता हूँ और अभी हम 26 को नेशनल खेलने गए थे और अब आज आए हैं 2 तारीख को। और मैं मेरे गुरुजनों और मेरे माता पिता का बहुत ही सम्मान करता हूँ कि उन्होंने मुझको सपोर्ट करा मुझे और मुझे इस लेवल तक पहुंचा। मेरा नाम सूरज है और मैं बैंक कॉलोनी भिवानी में रहता हूँ और अभी 9 डेट को वर्ल्ड एशियन ट्रायल है तो उसमें और अच्छा प्रदर्शन करूंगा। मेरा नाम सोमवीर वशिष्ठ है और आज बड़ी खुशी का मौका है कि हमारे भिवानी जिले के खिलाड़ी दिन प्रतिदिन खेलों के अंदर मेडल जीत करके भिवानी जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। जैसे कि भिवानी मीनू कुबा के नाम से प्रसिद्ध है, खेलों की जननी भिवानी को कहा जाता है। चाहे देशों में विदेशों में जहाँ भी अगर कोई बात आती है खेलों की दुनिया में तो भिवानी का नाम अग्रणी रहता है। इसी पंक्ति में आज हमारे खिलाड़ियों ने मुआय थाई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई शहर में 26 से 30 मई तक आयोजित की गई थी, उसमें हमारी जिले भिवानी के 11 खिलाड़ियों ने हरियाणा प्रदेश की टीम में भाग लेकर के 7 मेडल प्राप्त किए हैं, जिनमें से 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 कांस्य पदक जीतकर भिवानी जिले के साथ साथ में हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। मेरा नाम मुकेश है, मैं उपाध्यक्ष दुर्गा स्पोर्ट्स अकेडमी। और ये जो बच्चे हैं ये एक्चुअल गेम है थाईलैंड का और इंडिया में काफी दिन से चल रहा है लेकिन अपने हरियाणा में था नहीं। तो अपने सोमवीर जी के प्रयासों से और अपने अध्यक्ष जी के प्रयासों से इसको हम हरियाणा में लेके आए। ये हमारा पहला दौरा था हरियाणा टीम का और काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। संतुष्टि तो है पर अभी और ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे और चाहेंगे कि हम इस गेम को स्कूलों तक लेके जाएं। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष एवं कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और व्यापारियों को
नाजायज रूप से तंग करने के चलते नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि अनुचित तरीके से तंग किया जाना व्यापारी बार बार सहन नहीं करेंगे और इसका विरोध करेंगे। आज भिवानी में व्यापारियों की समस्या सुनने के उपरांत पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकारी अधिकारी कभी जीएसटी के नाम पर, कभी चेकिंग के नाम पर, अलग अलग बहानों से व्यापारियों से सेवा शुल्क के नाम पर पैसा वसूलते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा व्यापार मंडल ने अपनी एक आंतरिक कमेटी बनाकर ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी व आबकारी एवं कराधान विभाग व मार्केट बोर्ड के अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए व्यापारियों को नाजायज तंग करने की कोशिश की तो ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। व्यापार मंडल ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रदेश में मोर्चा खोलेगा। बजरंग गर्ग ने कहा कि एक तरफ तो सरकार प्रदेश में व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ प्रदेश में व्यापारियों को नाजायज तंग किया जा रहा है। उन्होंने धान पर मार्केट फीस 1% की थी, सरकार ने इसे बढ़ाकर 4% करके किसान व आड़ती को बर्बाद करने का काम किया है। और सरसों पर जो 1% मार्केट फीस है उसको अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी सरसों पर से मार्केट फीस समाप्त करनी चाहिए। हरियाणा सरकार को भी धान पर मार्केट फीस 1% करनी चाहिए। हरियाणा में व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ व्यापारियों को नाजायज तंग किया जा रहा है। आज मैं मंडी के प्रांगण में बैठा हूं। पहले सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस पिछली सरकार ने समाप्त की, इस सरकार ने 2% सब्जी फल पर मार्केट फीस लगाई, वो वापस होनी चाहिए। एक दुकान के ऊपर 2 व्यापारी मार्केटिंग बोर्ड से लाइसेंस लेकर व्यापार कर सकता था, मगर अब इस सरकार ने क्या कर रखा है, दूसरी दुकान का लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे, उसमें जान करके सरकारी अधिकारी लेट कर रहे हैं। सरकार को पहले की तरह एक व्यापारी को एक दुकान के ऊपर 2 लाइसेंस देकर व्यापार करने की इजाजत देनी चाहिए। साथ ही सरसों के ऊपर 1% मार्केट फीस है, जबकि पड़ोसी राज्यों ने मार्केट फीस सरसों में समाप्त कर दी। हरियाणा के अंदर भी सरसों पर मार्केट फीस समाप्त होनी चाहिए। धान के ऊपर 4% मार्केट फीस सरकार ने लगा दी, जो पहले 1% थी। काफी विरोध हुआ, मगर गूंगी बहरी सरकार ने सुनाई नहीं करी। मेरी आप लोगों के माध्यम से अपील है कि धान के ऊपर भी मार्केट फीस 1% होनी चाहिए। और जहां तक कि सरकारी अधिकारी व्यापारियों को नाजायज तंग करने में लगे हुए हैं, हाल ही के अंदर सरकार ने एक आदेश दिया है 2 महीने तक, जून जुलाई 2 महीने जीएसटी विभाग के अधिकारी चेकिंग करेंगे। भाई चेकिंग किसकी करोगे? अरे मैं जब दुकान करूंगा तो बोर्ड तो लगाऊंगा, बिना बोर्ड गाय कैसे आ जाएगा? हाँ, जीएसटी नंबर की बात है, नई बात है ऐड करने की है, उन जीएसटी नंबर लिख देंगे। झगड़ा क्या है? किसी भी सरकारी अधिकारी ने बाजार के अंदर जाकर और व्यापारी दुकान में नाजायज तंग करने की कोशिश की, उसका पक्का इलाज करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ व्यापार मंडल ने मोर्चा खोला भी हुआ है और खोलेंगे। जब व्यापारी करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स दे रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो नाजायज तंग करने की क्या जरूरत है? ये सरकारी अधिकारी पैसे खाने के चक्कर में, सेवा शुल्क लेने के चक्कर में नाजायज तंग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, एक भी ऐसा कोई सरकारी विभाग बता दे जिसमें बगैर रिश्वत ये काम होता हो। ये व्यापारी मिलते हैं बार बार तंग करने के लिए। वही बात हो, व्यापारी भाई टैक्स बढ़ाना हो तो व्यापारी जी, चंदा लेना हो तो व्यापारी भी, चिट्ठा लेना हो तो व्यापारी भाई, और फिर खून पीना हो तो व्यापारी भाई। मेरी सरकार से अपील है, जहां आप व्यापार बढ़ाने की बात करते हो, उद्योग बढ़ाने की बात करते हो, व्यापार मंडल आपके साथ खड़ा है। भिवानी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ से इंडस्ट्रीज का पायलन होना। एक समय था भिवानी के अंदर बड़े भारी उद्योग हुआ करते थे, कहीं टीआईटी उद्योग था, कहीं बीटीएम उद्योग था, कहीं सेंचुरी 2 उद्योग था, कहीं मोता उद्योग था, कहीं एसके फाइल उद्योग था,
आर की इस्पात लोहा का बहुत बड़ा हब था भिवानी। लेकिन पिछले 9-10 सालों में इस सरकार की पॉलिसी के तहत ना तो कोई आज तक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं कटा और ना ही कोई नया उद्योग आया। सरकार का उद्योग के प्रति इतनी नीरसता, भिवानी में कहां से रोजगार मिलेगा, कहां से व्यापार फैलेगा, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार उद्योगों के प्रति उदासीन है। सन 68 में चौधरी बंसीलाल ने भिवानी में इंडस्ट्रियल एरिया काटा था। आज तक कोई भी नया इंडस्ट्रियल एरिया भिवानी में नहीं काटा गया। हालात ये है, उद्योग लगाने के लिए अनअथोराइज्ड जगह में व्यापारी उद्योगपति उद्योग लगा रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया काटा जाए, नए उद्योगों को आकर्षित किया जाए। जैसे कि आज पंजाब में मान सरकार लोगों को उद्योगों को आकर्षित कर रही है। हमारा पड़ोसी राज्य है, उस राज्य के तरह आज मान लो उत्तराखंड है, आज मान लो हिमाचल है। हिमाचल में बहुत ज्यादा सब्सिडी सरकार दे रही है। उसी तरह जब उद्योग स्थापित करे थे तो उद्योगों को कार्य करने के लिए जमीन में सब्सिडी मिली, जनरेटर में सब्सिडी मिली, मशीन में सब्सिडी मिली। उससे सरकार को भी लाभ होगा, उससे व्यापारी को भी लाभ होगा, उद्योगपति को भी लाभ होगा, रोजगार भी मिलेंगे। हरियाणा बिजली पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जिला स्तरीय मासिक बैठक स्थानीय नेहरू पार्क में अधीक्षक अभियंता आरपी मदान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं पर गहनता से विचार किया गया। बैठक में कैशलेस मेडिकल सुविधा, एडहॉक वर्क चार्ज, डेली वेज सर्विस का लाभ देना, एसीपी देना, मेडिकल बिलों का समय पर भुगतान करना, बिजली यूनिट की सुविधा स्थायी कर्मचारियों की तरह देना, मासिक मेडिकल भत्ता 1000 से 3000 रुपए करना आदि मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रधान एवं महासचिव ने बताया कि अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बाद भी रिटायर्ड कर्मचारियों के कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने निगम से मांग करते हुए कहा है कि लंबित कार्यों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करवाया जाए। रिटायर्ड कर्मचारियों की पुरानी लंबित मांगों के बारे में मीटिंग हुई, मंथली मीटिंग हुई है। इसमें निर्णय लिया गया है, अधीक्षक अभियंता मिले कोई मीटिंग नहीं, एजेंडे दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये लिए आगे विरोध करेंगे। मैं बाल मुकुंद बापोड़ा, हरियाणा बिजली पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन जिला भिवानी का प्रधान। हमारा एक हरियाणा बिजली पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का एक संगठन बना हुआ है। हमने ये संगठन 2009 के अंदर खड़ा किया था। जितने भी साथी रिटायर होते हैं हमारे संगठन से जुड़ते जा रहे हैं, जिनकी संख्या आज लगभग 800 और 900 के बीच संख्या है। लेकिन पुराने जो केस पड़े हैं लोगों के, हमने बार बार 2009 से लेके और 2023 तक अधिकारियों को, निगम मैनेजमेंट को और हायर अथॉरिटी को भी एजेंडे दिए हुए हैं, जिसके अंदर हमारी काफ़ी मांगे हैं। जिसमें जैसे भी रेगुलर कर्मचारी को 80 यूनिट पर महीना फ्री दी जाती है, वो रेगुलर रिटायरी साथी को भी दी जानी चाहिए। जो एलटीसी घूमने फिरने के लिए जो रेगुलर कर्मचारी को मिलती है, रिटायरी साथी को, पेंशनर को मिलती है, लेकिन फैमिली पेंशन को एलटीसी की सुविधा नहीं दी जा रही, वो भी हमें दी जानी चाहिए, हमारी मांग है। और जो मॉडिफाई एसीपी केस काफ़ी समय से पड़े हैं, जो 2009 से पेंडिंग है, वो काफ़ी लोगों के पेंडिंग पड़े। हमने बार बार एजेंडे दिए, उनके अंदर सभी उनके नाम डिटेल दे रखी हैं, उसके बावजूद भी वो काम नहीं किए जा रहे। कुछ इंक्रीमेंट जो गलती से रेगुलर टाइम के अंदर रह गई थी, वो उनके बारे में उन्हें लिख के दे रखा है, वो भी आज तक नहीं हुई है। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हरियाणा के आह्वान पर जिले की आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने सीडीपीयू के माध्यम से पीएमएमवीवाई फॉर्म का विरोध करके पीओ को ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता यूनियन नेता राजबाला मीनान व संचालन जिला सचिव राजबाला शर्मा ने किया। विरोध प्रदर्शन करने के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आंगनवाड़ी नेता राजबाला शर्मा ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स पर ऑनलाइन का पहले ही बहुत सारा काम करवाया जाता है और अब सरकार का नया काम पीएमएमवीवाई के रूप में आ गया है। आंगनवाड़ी में कई वर्कर 50 साल से ऊपर हैं जो यह काम नहीं कर सकते और आजकल डाटा हैक होने के
मामले हमारे सामने दिन प्रतिदिन आ रहे हैं। ऑनलाइन काम के कारण लाभार्थियों ने पहले भी अपने अकाउंट से पैसे गंवाए हैं। अब ये PMMVY के काम करने से लाभार्थियों को और आंगनवाड़ी वर्कर्स को दोनों को नुकसान होगा। यूनियन जिला प्रधान राजबाला निनान ने कहा कि आंगनवाड़ी के केंद्रों का किराया 18 महीने से नहीं आ रहा है। कई सेंटरों पर तो ताले भी लग चुके हैं। कुछ वर्कर्स ने तो ब्याज पर उठाकर अपने केंद्रों का किराया चुकाया है। हेल्परों और वर्करों का मानदेय भी समय पर नहीं आ रहा है और ऊपर से हेल्परों द्वारा बनाया जाने वाला राशन का मेहनताना 1 साल से बकाया है। इससे वर्कर्स और हेल्पर्स की स्थिति दयनीय बनी हुई है। सीटू नेता अनिल ने कहा कि सरकार ऑनलाइन व बाल वाटिका के बहाने से आंगनवाड़ी केंद्र को बंद करने की योजना बना रही है। बेटी बचाओ का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार की महिलाओं को लेकर मानसिकता उजागर हो चुकी है। आज जो हमारा प्रदर्शन है वो हमारा ऑनलाइन काम को लेकर है। हमारे ऊपर बेफिजूल के काम थोपे जा रहे हैं। सरकार हमें कोई सुविधा नहीं दे रही किसी भी तरह की, बिना सुविधा बिना प्रशिक्षण से हमसे काम करवा रही है। क्योंकि जो ये ऑनलाइन काम है ये बहुत टफ काम है। एक्सेल शीट या पम्मी का फॉर्म भरना हो, इस तरह के काम है। जो कुछ वर्कर ऐसे भी हैं जिनके हाथ में मोबाइल ही अभी आया है, जिन्होंने काम ही स्टार्टअप किया था, तो बिना प्रशिक्षण के वो लोग कैसे करेंगी। इसी बात को मद्देनजर रख के हमने आज ये धरना प्रदर्शन रखा है। हम PO मैडम से यही बात अपना ज्ञापन दे रहे हैं और ये बात पूछना चाह रहे हैं कि बिना प्रशिक्षण और बिना सुविधा के वो काम कैसे करवा लेंगे हमसे। क्योंकि ये जो काम है ये ऑनलाइन काम बहुत टफ काम है और एक जिम्मेदारी का काम है, जो काम हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और एक हमारा जो मानदेय है वो हमें समय पर नहीं मिलता। हमारा मानदेय 2-2, 3-3 महीने के लिए रोक दिया जाता है, उसके बाद हमें मानदेय दिया जाता है। और सेंटर का जो हमारा मानदेय है उसका तो पता ही नहीं चलता हमें कब तो आती है और कब जाती है, बिल्कुल। और किराया, आंगनवाड़ी का किराया हमें नहीं दिया जाता टाइम पर। हम लोग जो रेंट पर बैठी हैं उनके लिए दिक्कत होती है, क्योंकि वो रेंट पर हैं, तो जिसके सेंटर रेंट पर है वो लोग तो हर महीने आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन सरकार हमें रेंट भी नहीं दे रही है। आज हम जिस विषय के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारी बहुत से मांग मुद्दे हैं जिनकी उधार पर हम यहाँ आए हैं। जैसे हमारा आंगनवाड़ी में SHG जो खाना बनाती है, आंगनवाड़ी हेल्पर बनाते हैं, 1 साल से उनका कोई पैसा नहीं आ रहा। वो अपने खर्चे पे आंगनवाड़ी का खर्चा उठा रही है और 1-1.5 साल से ना तो हमारा सेंटर का किराया आ रहा है। छोटी छोटी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके विषय में हम आज यहाँ बैठे हैं। सबसे ज़्यादा मेन महत्वपूर्ण जो कार्य है वो ऑनलाइन काम का है, जिसमें सभी वर्करों को बहुत असुविधा हो रही है। ना कोई संसाधन दे रखा, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा दी है, ना कोई ट्रेनिंग दी है। कि ऐसे वर्कर है जिनको भाई मान लो कोई 10वीं पढ़ी हुई है, उनको मोबाइल चलाना तक भी नहीं आता, तो ऑनलाइन काम वो कैसे करेंगे। ऐसी छोटी समस्या, बड़ी समस्या को लेकर आज हम इस विषय में यहाँ धरना लगाए बैठे। मेरा नाम राजबाला शर्मा है, मैं भिवानी CIT यूनियन से जिला सचिव आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की। आज हमारा 2 जून को प्रदर्शन है। मेन मुद्दा तो हमारा ये है कि पहले हमें पोषण और क्रीड पे काम करने के लिए बोला गया था बिना संसाधन। हमने वो भी कर दिया अपने डिपार्टमेंट की ज़रूरत को समझते हुए। संसाधन फिर दिए जाएंगे। अब हमारे ऊपर जो हम लाभार्थियों को बेनिफिट सरकार से दिलवाते थे, फार्म भर के एक गर्भवती औरत को 5,000 रुपये मिलते थे सरकार से, तो उसके फार्म हमारा ऑफिस भरवाता था। अब उसको ऑफिस से बंद करवा के उसे हमारे से भरवाने का प्रेशर दिया जा रहा है और उसी काम के विरोध में हम कर रहे हैं। ना तो हमारे पास संसाधन है और ना कोई ट्रेनिंग है। छोटे छोटे मोबाइल हैं जिसमें हम लाभार्थी के कागज कैसे स्कैन करें। वहीं विभाग की अधिकारी दर्शना ने बताया कि उन्होंने आंगनवाड़ी से संबंधित कर्मचारियों की मांगों को महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय को भेज दिया है। इनकी एक तो रेंट की समस्या है। 1.5 साल से इनका आंगनवाड़ी भवन के लिए रेंट नहीं आया है और किराया जो मकान मालिक हैं वो भी बार बार धमकी दे रहे हैं सेंटर का ताला लगाने के लिए। वो हम बार बार उनको कह रहे हैं, ऊपर हमने डिमांड भेज रखी है। जब भी पैसा आते हैं हम तुरंत इनको दे देंगे। बजट नहीं आया है, बजट के कारण रुका हुआ पैसा इनको। ये तो विभागीय हिदायत हैं जी, जैसे ऊपर ऐसे हमें अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है और काम तो करना ही पड़ेगा। ये इनका काम है। सेंटर में बैठे हैं, उन बच्चों के आधार कार्ड बनवाना, हाजिरी लगानी, खुद के सेंटर की हाजिरी दिखानी, तो ये काम तो इन्हें करना ही पड़ेगा। रही बात मोबाइल की, तो ये डिपार्टमेंट की कार्रवाई चल रही है और जल्द ही इनको दे दिए जाएंगे। स्थानीय हांसी गेट स्थित आदर्श महिला महाविद्यालय में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास गुप्त के पुत्रवधू दर्शना गुप्ता के आकस्मिक निधन के बाद आयोजित शोक सभा में नगर के अनेक संगठनों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। गौरतलब है कि श्रीमती दर्शना गुप्ता अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर
26 मई 2023 को प्रभु चरणों में विलीन हो गई थी। आदर्श महिला महाविद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी समिति की अध्यक्ष, नारी सशक्तिकरण और समाज सेवा में अहम भूमिका निभाने वाली प्रख्यात समाज सेविका श्रीमती दर्शना गुप्ता 26 मई 2023 को अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण करके प्रभु चरणों में लीन हुई। उन्होंने अपने जीवन काल में महिलाओं के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान नारी शक्ति सम्मान प्राप्त किया और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। महाविद्यालय में उनकी भूमिका सदैव अग्रणी रही। महाविद्यालय उनके द्वारा किए गए अतुलनीय सहयोग का सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने छात्राओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्य किए। आज आदर्श महिला महाविद्यालय में आयोजित शोक सभा में शहर के विभिन्न जन संगठनों, किसान सभा, व्यापार संगठन, शिक्षण संस्थान, जन संघर्ष समिति की गणमान्य प्रबुद्धजन, सामाजिक कार्यकर्ताओं व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता की पुत्रवधू दर्शना गुप्ता के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट किया व शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। गौरतलब है कि 26 मई शुक्रवार को अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने से फरीदाबाद के अस्पताल में उनका निधन हो गया था। दर्शना गुप्ता बनारसी दास गुप्ता फाउंडेशन की महासचिव, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान भारत सरकार के सदस्य, समाज कल्याण बोर्ड की केंद्रीय प्रतिनिधि, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनारसी दास गुप्ता द्वारा स्थापित हरियाणा सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ का तेज के अवार्ड से सम्मानित आदर्श महिला महाविद्यालय कॉलेज की अध्यक्ष, हरियाणा वैश्य महासम्मेलन महिला की अध्यक्ष, भिवानी परिवार मैत्री संघ के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फाउंडेशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मां भगवती देवी योग धाम एवं वृद्धा आश्रम के महासचिव एवं ट्रस्टी लाडली फाउंडेशन की संरक्षक, एडवाइजरी बोर्ड सत्य साई धाम फरीदाबाद के सलाहकार, पंजाबी बाग महिला मंडल के सलाहकार, दिल्ली प्रदेश महिला अग्रवाल सम्मेलन की सलाहकार सहित अनेकों संस्थाओं की सक्रिय भूमिका वो निभाती रही। दर्शना गुप्ता आदर्श महिला कॉलेज की प्रेसिडेंट थी और तो हमारे बीच में कारण उनकी मौत हो गई। आज पूरा भिवानी शोक संतप्त परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। हम भी महाविद्यालय परिवार की ओर से उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो एक निर्भीक और बड़ी जुझारू महिला थी। आदर्श महिला कॉलेज के प्रेसिडेंट के रूप में उसने बहुत लंबे समय तक काम किया और मैं समझता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के जो बात हम करते हैं वो उनमें पूरी तरह से आप देखी जा सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति जी ने उनको सम्मानित भी किया। मैं ऐसी महिला को जाने से मैं समझता हूँ कि नेशनल लॉस है, हमारा भिवानी का लॉस है, हरियाणा का लॉस है और उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री दर्शना देवी के स्वर्गवास पर पूरे भिवानी शहर के लोग, गणमान्य व्यक्ति यहाँ आदर्श महिला महाविद्यालय में उनके स्वर्गवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। श्रीमती दर्शना देवी एक ऐसी कर्तव्यपरायण और निर्भीक व्यक्तित्व की धनी थी और उनका महिला के प्रति, महिला की पढ़ाई के प्रति बड़ा रुझान था और उसी का कारण था कि आदर्श महिला महाविद्यालय की वो प्रेसिडेंट भी बनाई गई। और ख़ास रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ वो धार्मिक प्रवृत्ति की और निर्भीक लेडी थी और उसके साथ साथ अपने परिवार का पूरा ध्यान रखना। श्री बनारसी दास गुप्त पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, जो कि एक बहुत ही माननीय पूरे भारतवर्ष में माननीय व्यक्तित्व के धनी थे, उनकी देखरेख और उनका पूरा ध्यान रखना श्रीमती दर्शना गुप्ता का विशेष कर्तव्य रहता है। दर्शना गुप्ता जी की आज श्रद्धांजलि अर्पित करके आए हैं सभी व्यापारी। उनकी आकस्मिक निधन हो गया था कैंसर की वजह से, इसलिए व्यापारियों को इसका काफ़ी दुख है। श्रीमती दर्शना गुप्ता के आकस्मिक निधन पर आज हम आदर्श कॉलेज में श्री अजय गुप्ता जी से शोक प्रकट करके आए हैं। सभी दुकानदार भाई, सभी इस दुख की घड़ी में हम हांसी गेट और भिवानी व्यापार मंडल के सभी दुकानदार उनके साथ हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि इस दुख की घड़ी में श्री अजय गुप्ता जी को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली व बिजली निगम टोहाना के उपमंडल अधिकारी अमित यादव का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भिवानी सर्कल ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग भी की। शुक्रवार को हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के बिजली कर्मचारियों व अधिकारियों ने भिवानी सर्कल ऑफिस के बाहर मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि बीते दिन जाखल में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने जनता दरबार लगाया था। बिजली कर्मचारियों का आरोप है कि जनता दरबार में मंत्री बबली ने बिजली निगम टोहाना ग्रामीण क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी अमित यादव को बेवजह धमकाया, अपमानित किया है। कर्मचारियों ने पंचायत मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने उपमंडल अधिकारी के लिए अपशब्दों का प्रयोग भी किया। मामले की जानकारी मिलते ही हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन की एक गेट मीटिंग हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत मंत्री का अधिकारियों के प्रति इस तरह का अमर्यादित व्यवहार बर्दाश्त करने लायक नहीं है। एसोसिएशन इस मामले को बड़े स्तर पर भी उठाएगी। मैं संजय रंगा, कार्यकारी अभियंता हर शहरी मंडल भिवानी। आज हमारी HPA की यहाँ पर एसोसिएशन की मीटिंग हुई और जो पूरे राज्य में जो विरोध है मंत्री जी के खिलाफ उनके असंवैधानिक भाषा का असंसदीय भाषा का प्रयोग करके हमारे एक मेंबर्स को और एक SDO को जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया भरी जो मंच के ऊपर से वो अशोभनीय था। उसी के बारे में हमारा विरोध था और हम ये चाहते हैं कि वो अगर कोई गलती हुई है तो उसको किसी मंच से अपने माफ़ी मांग के इसको विराम दे, अन्यथा ये विरोध और ज़्यादा हो जाएगा। आज तो इतना ही है, हमारे जो कर्मचारी जो यूनियंस भी हैं उन्होंने हमारा समर्थन किया है, वो भी विरोध कर रहे हैं और जो सरकार के और भी मंचों से उन्होंने हमारे खिलाफ ही नहीं कहा, उन्होंने और जो चुने हुए जो हैं उनके खिलाफ भी कहा है, जो उनको और उन्होंने भी हिदायत दी है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। आज हरियाणा पावर इंजीनियरिंग एसोसिएशन की तरफ से एक सघन बैठक हुई है जिसमें माननीय मंत्री देवेंद्र बबली जी का जो दुर्व्यवहार रहा, SDO अमित यादव जी जो टोहाना में कार्यरत है उनके साथ के पब्लिक की ओपन एक मीटिंग थी, जनसभा थी, उसके अंदर SDO साहब के साथ मंत्री जी ने जितना अभद्र व्यवहार किया कि अगर कोई उनको समझाने वाला या उनको सपोर्ट करने वाला अगर इंजीनियर और साथी दूसरे ना होते, अगर बातचीत ना होती तो संभवतः वो सुसाइड कर सकते थे। तो इतना दुर्व्यवहार एक इंजीनियर के साथ जो बड़ी मेहनत से मशक्कत से दिन रात काम करते हैं बिजली क्षेत्र के इंजीनियर्स, उनमें भारी रोष है कि उन्होंने कैसे कैसे बुरे शब्दों का मर्यादित व्यवहार करते हुए घुसेड़ दूंगा, तुम पब्लिक से पैसा इकट्ठा करते हो, तुम्हारी वजह से एक आदमी सुसाइड कर गया, ये वो ऐसी ऐसी बातें लगातार वो बोलते गए और उन्होंने हाथ तो उठाया नहीं लेकिन कोई कसर छोड़ी नहीं। इस प्रकार का व्यवहार सारे हरियाणा के अंदर तमाम इंजीनियर्स के अंदर भारी रोष व्यक्त है। न सिर्फ बिजली के इंजीनियर्स बल्कि तमाम इंजीनियर्स के अंदर आज देवेंद्र बबली जी माननीय मंत्री जी के खिलाफ बहुत भारी रोष व्यक्त है। भिवानी में आए दिन बड़ी चतुराई से चोर कहीं ना कहीं हाथ की सफाई करने में कामयाब हो जाते हैं। इसी कड़ी में स्थानीय लोहारू फाटक के पास अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों के ताले चटकाए और गले में रख के करीबन 7,000 रुपए के अलावा अन्य सामान पर भी हाथ साफ कर दिया। व्यापारियों ने इस मामले में सख्त कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि लोहारू फाटक पर अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर पहले एक कन्फेक्शनरी की दुकान को अपना निशाना बनाया, जहां चोर CCTV कैमरे में कैद हुए, जिसमें एक चोर दुकान का ताला तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अज्ञात चोर ने लोहारू फाटक पर सभी दुकानों के ताले तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोर 2 दुकानों के ताले तोड़ने में कामयाब रहे। दूसरा मामला एक कबाड़ी की दुकान पर हुआ, जहां चोर ने कबाड़ी की दुकान का ताला तोड़ा लेकिन दुकान का गल्ला चोरी कर लिया, जिसमें लगभग 7,000 रुपए की नकदी थी। इसके अलावा चोर ने कन्फेक्शनरी की दुकान का ताला तोड़ा, जिसमें दुकान का सामान नहीं होने के कारण चोर के हाथ कुछ भी नहीं लगा। ये सारी घटना आसपास के लगे हुए CCTV कैमरों में कैद हो गई। वहीं व्यापारियों ने इस मामले की पुलिस से अपील की है कि चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देवर चुंगी है, इसको बाल्मीक चौक के नजदीक है ये, और रात को करीब 2-2:30 बजे यहाँ पर 2 दुकानों की चोरी हुई है, जिसमें एक दुकान का तो माल बच गया, दूसरा एक कबाड़ी की दुकान है सभी फाटक के पास में, उसके कबाड़ी के यहाँ कुछ सामान गायब हो गया, 5-7 हज़ार रुपये उसके गले के अंदर से वो निकल गई, पूरा गल्ला उसका गायब था। गल्ला है उसका फाटक के पास हमारे को मिला है, और सुबह 7-8 बजे करीब पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था
और अभी उसकी चोर की तहकीकात चल रही है। चोर है वो सिटी कैमरे में हम देख रहे हैं, नजर आ रहा है। अभी उसकी पहचान नहीं हुई है और जहाँ तक पुलिस से हमारी बात हुई थी और पुलिस कह रही है हम जल्दी ही चोर को पकड़ देंगे। देर सर चौकी पर दुकान है मेरी कबाड़ी की और रात का करीबन 2-2:30 बजे के दरमियान में ताला टूटा है और मेरी दुकान के में गल्ला उठा ले गए और कुछ कबाड़ था वो उठा ले गए। गल्ला तो हमने पा गया उस लाइनों के पास में और उसके बाद वो चोर का नहीं पता लगा किसी के कौन गए। 5-7 हज़ार का नुकसान तो दिखाई दे रहा है, बाकी का दे रहा नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा एवं सांगवान खाप 40 के आह्वान पर आसपास के गांवों के सैकड़ों की संख्या में किसान मजदूर कितलाना टोल पर एकत्रित हुए और अपनी मांग रखी। उनकी मुख्य मांग थी कि आसपास के 10 किलोमीटर तक वाहन टोल फ्री किए जाएं, अन्यथा आंदोलन के लिए वो मजबूर होंगे। इस बारे में सांगवान खाफ 10 के सचिव नरसिंह सांगवान डीपीई व संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि हम आसपास के ग्रामीण व संबंधित गांव के सरपंचों को साथ लेकर उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु कंपनी प्रबंधक चौहान साहब से मिले थे, परंतु दुर्भाग्यवश कंपनी के प्रबंधकों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं होने के कारण एक प्रतिनिधि मंडल जिला उपायुक्त भिवानी नरेश नरवाल से मिलकर किसानों व ग्रामीणों के मुद्दे उठाए। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि कंपनी से संपर्क करके उनकी समस्याओं का समाधान हर हालत में समाधान कर दिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल ने बातचीत करके जिला प्रशासन को समाधान हेतु 3 दिन का समय दिया है। यदि समाधान नहीं हुआ तो शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर विचार किया जाएगा। आज हम ये जो बच्चे हटाए गए थे टोल पर, इनके लिए इकट्ठे हुए हैं और टोल ये जो व्हीकल है 10 किलोमीटर के, इनको फ्री करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दूसरा मैं आपको एक बात और बता दूं, एक तरफ तो सरकार कहती है कि निजी कंपनियों में भी हमने कानून बना दिया कि 75% रोजगार स्थानीय युवाओं को मिलेगा। दूसरा ये स्थानीय 75% तो क्या, हमारा ये 50% मिला हुआ था वो भी नहीं दे रहे। और जो ये रोड निकला हुआ है इसका हमें अभी तक 25% मुआवजा भी सरकार की तरफ से नहीं मिला है। उसके बाद सरकार ने यहाँ टोल वसूली शुरू कर दी है करीब 6-7 साल से। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं, या तो 10 दिन के अंदर अंदर हमारे युवाओं को वापस इसके ऊपर ले ले और हमारे व्हीकलों को फ्री कर दे, नहीं तो हम चाहे अपनी कोई भी कुर्बानी देनी पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारे युवाओं का हक दिलवा कर रहेंगे। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।